हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं और हमने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि डेली 11 AM पे 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे। कहाँ पे? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। फिर 9 PM पे हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको उसका मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने GS3 से 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया था। एक 15 मार्कर है। देखिए क्या क्वेश्चन है। यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सबवर्जिव एक्टिविटीज इज ए मेजर सिक्योरिटी कंसर्न। तो दोस्तों, आपको पहले बताना होगा कि ये किस तरह से एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या पूछा हुआ है। हाउ हैव दीज बीन मिसयूज्ड इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में इनका किस तरह से मिसयूज किया गया है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने होंगे। फिर क्या पूछा हुआ है। सजेस्ट इफेक्टिव गाइडलाइंस टू कर्ब द अबव थ्रेट। आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स जिनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी गवर्नमेंट से या स्टेट से कोई लिंक नहीं होता है, जैसे कि टेररिस्ट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, इंसर्जेंट्स हो गए, तो उनको कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। साफ साफ लिखा हुआ है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपके सिलेबस में है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं 2017 में साइबर अटैक। ठीक है, देन आप देख सकते हैं टेररिस्ट फंडिंग, सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो इन सब पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जितने भी टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं उनको आपको कवर करना है। जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस पे सवाल पूछा गया है। डाटा सिक्योरिटी पे सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों, हम आते हैं इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स पे जिनको हमको एड्रेस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वाई सिक्योरिटी कंसर्न, ये क्यों एक सिक्योरिटी कंसर्न है। उसके बाद हमें बताना होगा कि किस तरह से मिसयूज हुआ है। फिर हमें बताना होगा क्या इफेक्टिव गाइडलाइंस होंगी, और फिर सबसे एंड में हमको कंक्लूड करना होगा। तो इन सारे पार्ट्स को हमें 1 बाय 1 एड्रेस करना है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स देखिए, इंट्रोडक्शन में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। आप कुछ एक रिसेंट जो हैपनिंग हुई है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2019 में न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च मास शूटिंग हुई थी, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो टेररिस्ट थे उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी इस पूरी शूटिंग की। ठीक है, और उनका जो मैनिफेस्टो था उसको भी ऑनलाइन पब्लिश किया था। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको इंटरनेट क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस टू ऑडियंस। ठीक है, और सबसे बड़ा इशू तब क्रिएट होता है जब टेररिस्ट ग्रुप सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का यूज़ करते हैं टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो इससे भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आपको एक एग्जाम्पल देंगे तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि वाई इट इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। काफ़ी सारी डायमेंशंस हो सकती हैं, जैसे कि जो टेररिस्ट हैं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं र्यूमर्स को फैलाने में,
फेक न्यूज़ को फैलाने में, अपना प्रोपेगेंडा चलाने में। इसके थ्रू वो फंड रेज कर सकते हैं, यूथ को रिक्रूट कर सकते हैं, जैसे कि आईसिस रिक्रूट करता है, यूथ को रेडिकलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप चाहें तो जितने एग्जाम्पल दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो अब अगली डायमेंशन आती है मिसयूज़। तो आपको कुछ पास्ट इवेंट्स बताने होंगे जहां पे सोशल मीडिया का मिसयूज़ हुआ है। जैसे कि जो मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे यूपी में, उनमें सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया गया था। आप बता सकते हैं कि किस तरह से अभी जो एटीएम कार्ड्स का डाटा है वो चुरा लिया गया था। आप वना क्राई के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी डायमेंशन है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपने जो करंट अफेयर पढ़े हैं उन सब का रोल यहाँ पे होगा। अब दोस्तों, इसके बाद आता है कि क्या इफ़ेक्टिव गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो ऑनलाइन कंटेंट है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो यूजर्स हैं उनको ये पावर मिलनी चाहिए कि वो अगर कोई कंटेंट सही नहीं है तो उसको फ्लैग कर सकें, उसको रिपोर्ट कर सकें। हमें सोशल मीडिया यूजर्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जो हमारी एजेंसी है CERT, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। एक अच्छी सी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब दोस्तों, इसके बाद आता है कंक्लूजन। आप किस तरह से कंक्लूड करोगे। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी न्यूजीलैंड से, क्राइस्ट चर्च जो अटैक हुआ था, तो उसी से आप इसको एंड भी कर सकते हो। वहां पे क्या हुआ था, अटैक होने के बाद क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन समिट हुई थी। और इस समिट में क्या हुआ था, काफ़ी सारी कंट्रीज और जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आती हैं। और उनका पर्पस क्या था कि फ्यूचर में फिर से ऐसा इंसिडेंट दोबारा न हो, जो टेररिस्ट हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ न कर सकें। तो इस चीज़ को लेके ये समिट हुई थी। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा। और भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी। अब देखिए इस लाइन में हमको क्या पूछा गया है। सबसे पहला आपको बताना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना होगा कि ये क्यों की टेक्नोलॉजी है। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो मिशन है इसके बारे में आपको बताना होगा, इसके फीचर्स के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। उसके बाद क्या पूछा है, स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन, उसकी क्या एप्लीकेशन है ये आपको बतानी होगी। और इसके बाद में हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको 2 बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ना है और सारे के सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है ये GS 3 में आता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनसे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। और काफ़ी सवाल पूछे भी गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारे चंद्रयान, मार्स के बारे में जो MOM था उस पर क्वेश्चन पूछा गया। देन उसके बाद में जो हमारा न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी है उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको बता सकूं कि जो नई नई टेक्नोलॉजी होती हैं या जो काफ़ी न्यूज़ में होती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, सवाल बन सकता है। अब जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप पढ़ें तो देखिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर
जो गवर्नमेंट के डिफरेंट मिशंस होते हैं वो सब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, इसी पे सवाल पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों देखिए, स्पेस पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, बायोटेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा गया था 2019 में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स तो आइडेंटिफाई कर ही लिए थे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हमें बताना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको बतानी होगी। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी क्यों एक की टेक्नोलॉजी है ये हमको बताना होगा। उसके बाद मिशन के बारे में बताना होगा, उसके फीचर्स के बारे में बताना होगा, एप्लीकेशन या फिर स्कोप के बारे में बताना होगा, और सबसे लास्ट में हमको बताना होगा कंक्लूजन। अब दोस्तों देखिए, ये एक 15 मार्कर है, ठीक है। हालांकि कंसर्न्स पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आप ब्रीफ में कंसर्न्स लिख देंगे तो उससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा, एक एज मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, तो आप ब्रीफ में कंसर्न्स भी लिख सकते हो। अब हम आते हैं इस आंसर के ऊपर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप बता सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे बता सकते हो। क्या होती है टेक्नोलॉजी? इसमें बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर उनका यूज होता है जिनकी साइज काफ़ी कम होती है, नैनो, और वो साइज कितनी होती है? 100 नैनोमीटर से भी कम। और जब किसी पार्टिकल की साइज इतनी कम हो जाती है तब हमको कुछ एडवांटेज मिलते हैं। वो एडवांटेज क्या होते हैं कि हमें कुछ नई फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज तो ये है। और दूसरा, हम अगर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा हमको मिलता है नैनो टेक्नोलॉजी से। तो ये आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट पार्ट है वाई अ की टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसमें आपको क्या लिखना होगा। इसको की टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि नैनो हाइड्रोजेल बेस्ड आई ड्रॉप्स, ये हम यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांचेज हैं साइंस की, वो काफ़ी पुरानी हैं और उनकी लिमिट्स जो है अचीव हो चुकी हैं। तो अगर अब आपको किसी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी या फिर यील्ड को इम्प्रूव करना है तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है मिशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड फ्रेंड्स, ये आपको याद ही करना होगा, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस मिशन को 2007 में लॉन्च किया गया था और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके फीचर्स क्या हैं? जैसे कि इसमें रिसर्च पे फोकस किया जाएगा, ट्रेनिंग और स्किल्ड मैन पावर पे फोकस किया जाएगा, इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन पे फोकस किया जाएगा, इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब बनाया जाएगा, ठीक है। कुछ स्टार्टअप्स स्टार्ट किए जाएंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी होगी कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगला पार्ट पूछा गया है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है या फिर इसका स्कोप क्या है। तो अब जिन जिन फील्ड में इसका यूज हो रहा है या फिर हो सकता है उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर में कहाँ पे यूज हो रहा है? जो सॉइल और प्लांट की हेल्थ है उसको हम नैनो सेंसर से मॉनिटर कर रहे हैं। मेडिसिन में नैनो ड्रग्स यूज में लाई जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, मिलिट्री एप्लीकेशन, इन सब में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। एंड दोस्तों इन सब के एग्जाम्पल्स आपको लिखने होंगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमें बताने होंगे कंसर्न्स। हमने सब पॉजिटिव तो बता दिया, लेकिन कंसर्न्स क्या है वो भी हमको बताने होंगे। और नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े कंसर्न्स क्या हैं? जैसे कि जो इसकी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पॉलिसी नहीं है, इसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स भी आपको यहाँ पे लिखने होंगे और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। अब दोस्तों आप कंक्लूड काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई हुई है, या फिर आप किसी कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमें कोई
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनानी चाहिए। तो इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।